नमस्कारम, स्वागतम। आज इस अंक में प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं का मध्य तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि वैदिक सभ्यता और संस्कृति के ये चारों किस प्रकार से स्तंभ थे। हम आप जानते हैं कि मानव सभ्यता एवं संस्कृति का उषा काल ताम्र पाषाण युगीन प्राचीन नदी घाटी सभ्यताएं मानी जाती हैं। सर्वाधिक प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यताएं मुख्यतः चार मानी गई हैं। मिस्र की नील नदी घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की दजला फ्रात दोआब की सभ्यता, चीन की पीली वांगहो नदी घाटी सभ्यता, भारत की सप्त संधव नदी घाटी सभ्यता। इतिहासकारों एवं पुराविदों की मान्यता है कि आद्य मानवों की उत्पत्ति अवश्य अफ्रीका की कांगो में हुई एवं वहाँ से अन्य महाद्वीपों में उनका प्लान हुआ था, किंतु मानव सभ्यता एवं संस्कृति का विकास स्थली किसी विश्व में किसी एक भूमि पर ही रही होगी, क्योंकि सभी नदी घाटी सभ्यताओं की पुरालेखों की वर्णमालाओं का में आपके अद्भुत समानता प्रदर्शित होती है। यद्यपि उनका भाषा अब तक भिन्न भिन्न मानी जा रही थी, किंतु अब जब सप्तसंधव सभ्यता की वर्णमाला नागलिंगा लिपि की खोज हो चुकी है, तब हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अन्य सभी प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं की पुरालेखों को नागलिंगा वर्णमाला एवं आदि संस्कृत भाषा में पठन वाचन का प्रयास चल रहा है। उसी प्रयास का यह एक अंग है, चाहे वो प्राचीन मिस्र की हायरोग्लिफिक पुरालेख हों, अथवा मेसोपोटामिया के सुमेरियन सभ्यता की पुरालेख हों, अथवा हिताई सभ्यता एपिक्सन सभ्यता की पुरालेख हों, अथवा चीन की 3000 ईसा पूर्व से पूर्व की आपके पुरालेख हों। तो उन सभी वे सभी पुरालेख अभी अपठनीय हैं, तो उन सभी का पठन वाचन हम आपके नागलिंगा वर्णमाला एवं आद्य संस्कृत भाषा के माध्यम से करेंगे। ये सभी सभ्यताएं आपके 5500 ईसा पूर्व के लगभग आरंभ हुई थी, इनका स्थापना हुआ था, और 3300 ईसा पूर्व तक इनका सिने सिने कहीं पतन हो चुका था। इन सभ्यतावासियों को आपके स्थानीय भाषा दबाव ने आपके संस्कारों को निगलना आरंभ कर दिया था 3300 ईसा पूर्व तक। चूँकि सप्तसंधव सभ्यता वैदिक संस्कृति थी, अतः यह स्वतः प्रमाणित हो जाता है कि मिस्र, अरब, इराक, चीन, ईरान, काकेकसस, भूमध्यसागरीय तटों की सभ्यता संस्कृति भी वैदिक ऋषि मुनियों एवं भारतीय राजवंशों द्वारा स्थापित हुई होंगी। हिंदू पौराणिक कथाओं एवं महाभारत ग्रंथ में उद्धृत आख्यान मात्र भारत की ही नहीं है, आपके बल्कि किंवदंतियों के आधार पर रचित ये ग्रंथ वस्तुतः प्राचीनतम विश्व इतिहास की कथाएं। सप्तसंधव सभ्यता की अंतिम दो बस्तियां कालके एवं निवात कवच का पांडवों में संहार अर्जुन ने किया था, जिसके प्रमाण आपको प्राप्त हो जाते हैं आपके। और ये भी मालूम है कि आदि संस्कृत भाषा एवं नागलिंगा लिपि के माध्यम से हम सिनाइटिक प्रायद्वीप मिस्र की छठी पिरामिड का पर्वत के पुरालेखों को भी पढ़ सकते हैं। तो यह काफ़ी है कि भारत 5500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक युग में आपके विश्व गुरु था। वर्तमान युग में विश्व की भाषा परिवार दशा अधिक के वर्गों में बटी हुई है, किंतु वैदिक युग में विश्व की भाषा आदि संस्कृत थी एवं एक ही लिपि नागलिंगा लिपि थी, जिसका प्रवर्तन सप्तसंधववासियों ने किया था। आइए विश्वगुरु भारत की वैदिक सभ्यता संस्कृति के चार स्तंभ वर्तमान प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं कैसे हैं, इसे हम लोग जानें। हम इतिहास, धार्मिक मान्यता एवं नागलिंगा वर्णमाला तथा आदि संस्कृत भाषा के माध्यम से यह प्रबंध करेंगे। हम प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं के मुख्य बहुप्रचलित मान्यताओं परंपराओं के आधार पर
वैदिक संस्कृति के अस्तित्व को प्रमाणित करेंगे। वे 4 हैं पाकुआ, जिसे बागुआ कहते हैं, दूसरा जिगरत और दजलफरात नाम, तीसरा मिस्र की ऐन वर्णमाला है, अल्फाबेट है, अक्षर है, वर्णाक्षर है, और मिस्र के राजवंशों के मुकुट के नाम आदि संस्कृत भाषा में। और अंत में आपके स्वस्तिक पर नज़र डालेंगे, साथ ही साथ आपके स्वस्तिक चिन्ह पे, और साथ ही साथ आपके महाद्वीपों के नाम, वर्तमान जो प्रचलित नाम है उसको नामकरण कैसे हुई इसको भी जानेंगे। तो सर्वप्रथम पाकुआ, यह आपके यह आपके शैव उपासकों के ललाट चिन्ह के समान होती थी। त्रिपुंड को चीन में पाकुआ या बागुआ कहा जाता था। इसी से आपकी चीनी चित्रलिपि का जन्म हुआ था, ऐसी मान्यता है। आपके पाकुआ का अभ्रंश बागुआ संबोधित होता है। पकार वर्णाक्षर एवं वकार वर्णाक्षर चतुर्भुजाकार ही होती है आपके नागलिंगा लिपि में। यह आपकी विशेषता है नागलिंगा लिपि की। ककार वर्णाक्षर को गकार भी कालांतर में उच्चारित किया जाने लगा था। संस्कृत वर्णमाला व्याकरण के अनुसार यह प्रमाणित करना संभव है। 2900 ईसा पूर्व के पूर्व की प्राचीन चीन की इतिहास अपठनीय है, यह हम जानते हैं। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर के अनुसार चीनी लिपि का प्रवर्तन पक्षिक द्वारा हुआ था। संयोग से पाकुआ का प्रवर्तन भी फक्सी राजा के काल में हुआ, ऐसा कहा जाता है। चीनी मैंडालिन भाषा आदि संस्कृत की अपभ्रंश प्रतीत होती है। सो आपके फक्सी प्रस्तुता पक्षी का भ्रंश एवं फैंसी भी पक्षवा बहुवचन है पक्षी का, उससे संबंधित प्रतीत होता है। स्पष्ट है हंस वाहिनी विद्या देवी सरस्वती द्वारा चीनी लिपि का प्रवर्तन हुआ होगा। संक्षेप में तो यही कहूँगा। आप वाग्देवी सरस्वती एवं वाग्देवता शिव दोनों का बीज मंत्र एंकार है। यह एंकार जिसको त्रिपुंड कहते हैं, है ना, यह आपके पकुआ कहलाता है वहाँ पे, और जिसमें आपके 3 वर्णाक्षर प्राप्त होते हैं, आकार, इकार और नकार या मकार कर लीजिए। ये तीनों के मिल से आपके पकुआ बने हैं, एंकार बने हैं। अब पाकुआ हिंदू धार्मिक कर्मकांडी व्यवस्था का आदि स्वरूप है। कल सतयुग में समाज जो था तप प्रधान था। त्रेता में वह आपके ज्ञान प्रधान हो गया, ज्ञान की महत्ता बढ़ गई, और द्वापर युग में यज्ञ प्रधान हो गया था। तो आपके सतयुग में ही विवाह प्रथा स्थापित हुई थी। सनत कुमार की अतिवाद एवं कपिल मुनि के सांख्य शास्त्र का लोक में प्रचार प्रसार हुआ था। पाकुआ इसी का एक सम्मिश्रण है। पाकुआ त्रेता युगीन पुरालेख प्रतीत होती है, और यह आपके 3000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व में अस्तित्व में आई होंगी। नवग्रह मंडल के यज्ञ पूजन में अग्नि या सूर्य केंद्रित होता है। यज्ञ हम लोग जो हिंदू नवग्रह मंडल पूजा होती है व्यवस्था, वो आपकी अग्नि को समर्पित होती है, जिस या फिर सूर्य के संबंधित उसके केंद्र में यही होते हैं। इसीलिए उपनिषदों में कहा गया है सूर्यो अयम आत्मा। जबकि बागुआ जो थे आपके आत्मा केंद्रित व्यवस्था है, सतयुगी व्यवस्था है। प्राणः माता, प्राणः पिता, प्राण भ्राता शशा ब्राह्मण चह प्राण। यह आपके सनत कुमार की अतिवाद की एक मान्यता का अंग है। आध्यात्मिक थी समाज उस समय, तो इसीलिए आपके उनकी मान्यता की, बागुआ की मान्यता है कि मूल में आपके नर नारी यिंग यांग, किंग क्या, और प्रकृति पुरुष स्थित रहती है। और यही मान्यता आपकी सांख्य शास्त्र की है, या फिर कहिए अतिवाद की है। तो इस प्रकार से लोक परंपरा के आधार पे हम कह सकते हैं कि पाकुआ जो है आपके भारतीय सभ्यता संस्कृति का एक प्रतीक चिन्ह है, पहचान पत्र है। अब दूसरा जिगुरत। मेसोपोटामिया की जिगुरत मंदिर की स्थापना सतसंधव वासियों ने अपने छत्र सद्दाम की सम्मान में कराई थी। यह परंपरा सतयुगीन थी। उस युग को मेसोपोटामियन सुमेरियन सभ्यता के रूप में जाना जाता था। सत्ययुग में आपके पामीर का पठार सुमेरु पर्वत माना जाता था।
जो सत्यसंध सभ्यता का केंद्रीय आध्यात्मिक स्थल था। जिगरत, याचरात संस्कृत शब्द का भ्रंश है। पूजा या पुजारी रक्षक स्थान को जिगरत कहते हैं। ये संस्कृत भारत में अब भी जिस स्थान पर यज्ञ होता है उस स्थान पर मंदिर स्थापना की परंपरा है। जिगरत का वास्तु विन्यास आर्किटेक्ट सदाम शब्द अक्षर के अनुरूप होता था। रुद्रवंश से सदाम सब संदर्भ क्षत्रप थे एवं उनकी पत्नी उमा थी। सुमेरियन हायरोग्लिफिक लिपि वस्तुतः नागलिंगा संयुक्त अक्षर लेख है। मछली को मीन, अनाज को सस, संस्कृत योनि को गमगम, संस्कृत आद्य संस्कृत भाषा में पढ़ना संभव है। उरुक अब दजला फ्रात, उरुक दजला फ्रात, माड़ी, तगर आदि सब संस्कृत शब्द हैं। दजला वस्तुतः दजल शब्द का भ्रंश है, संस्कृत शब्द का। ददाति जलम इति जल, दजला जो पानी देता है वो दजला है। और फर्रात स्पष्ट है कि फर्रात, फर यानी नमी, रात यानी रक्षक, नमी की रक्षक कहलाने वाली नदी को आपको फर्रात कहते हैं। अभी उसका नाम बदल दिया गया है, अंग्रेजी हो गया। कार्चेमिस से हिताई सभ्यता अंतर्गत प्राप्त पुरालेख महर्षि विश्वामित्र के पिता गाधी का उत्कीर्ण पुरालेख नागलिंगा लिपि में आप आद्य संस्कृत भाषा में पठनीय है। यह लगभग 3300 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व की संभावित है। ऐन इतिहासकारों एवं पुराविदों का मानना है कि यूनानी लिपि सेमेटिक लिपि का मूल सिनाइटिक लिपि है एवं ये मुख्यतः व्यंजनमालात्मक श्रमणात्मक थी, किंतु वास्तव में आप नागलिंगा वर्णमाला एवं आद्य संस्कृत भाषा द्वारा मिस्र की हायरोग्लिफिक पुरालेख पढ़ सकती हैं। यह 3300 ईसा पूर्व की अफट्टे पुरालेख है। ऐन, अल्फा, अल्पू, अलिफ वर्तमान रोमन वर्णाक्षर जो है ए उसका आद्य स्वरूप है, मूल स्रोत है, किंतु ये व्यंजन मालात्मक ना होकर वस्तुतः आपके शब्द चित्र हैं। मिस्र में आपको ऐन को रा की आंख माना जाता है, किंतु यह शिव नेत्र प्रतीक का प्रत्यय है। यदि आप नागलिंगा लिपि के आधार पर इसको आद्य संस्कृत भाषा के आधार पर पढ़ें तो वस्तुतः यह अहंकार को चित्रित करता है। वही अहंकार जो पाकुआ आप चीन में पाकुआ कहलाती है तो आपकी मिस्र में ऐन कहलाती है। ऐन में 3 वर्णाक्षर हैं, अकार, इकार एवं नकार। नागलिंगा लिपि को इन 3 वर्णाक्षरों के मेल से ऐन को नेत्र भूमि में प्रकट करना संभव है। यह हायरोग्लिफिक आपके संकेताक्षर हो गए। पुराविदों का मानना है कि अल्फा ऐन अलिफ का मूल स्रोत बैल का सिर है। ये उनका मानना है, अब तक मानना था, किंतु अब यह एक हास्यास्पद कुतर्क प्रमाणित हो रहा है। जब आद्य संस्कृत भाषा में अल्पू, वेथु, गमिल इत्यादि सिनेटिक वर्णाक्षरों को पढ़ते हैं तो ये क्रमशः अर्पण, बाध्य, गमिल ये संस्कृत शब्द का भ्रंश सिद्ध होता है। यह नागलिंगा वर्णमाला द्वारा लिखित शब्द है। सिनेटिक लिपि को यूनानी लिपि, रोमन लिपि का आद्य स्रोत माना जाता है, ऐसे पुराविदों का मानना है। अब चलिए हम लोग स्वस्तिक चिन्ह का हम लोग महत्व जाने। ये भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व की सभी सभ्यताओं को एक सूत्र में बांधती है। चीन में इसे भूमि का संकेताक्षर माना जाता था, जबकि सब संदर्भ क्षेत्र में इसे कप पापू यानी ब्रह्म धात्री भू माता की प्रतीक चिन्ह अथवा कपास के क्रय विक्रय का शिविर स्थल के लिए प्रयुक्त ध्वजा के रूप में अथवा कहिए कि राजमुद्रा राजा के अनुमति चिन्ह के रूप में व्यवहृत प्रतीक माना जाता था, जिसका आधार इसके आधार पर आपके व्यापारी कपास की खेती कर सकते थे, क्रय विक्रय कर पाते थे। अंत पश्चात के कालों में यह इसका धार्मिक महत्व वाणी देवी से संबद्ध होने के कारण बढ़ गया। सुमेरियन सभ्यता में भी आपको एक तत्सर्य प्राप्त हुई है जिस पर आपके स्वस्तिक चिन्ह अंकित हैं और उसके परिधि पर आपकी मछली अंकित हैं, उत्कीर्ण है। पुराणों एवं उपनिषदों के अनुसार सूर्य सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करता है और सुमेरु पर्वत कहाँ पर है? पामेर के पठार के संदर्भ क्षेत्र सभ्यता के क्षेत्र में, और स्वस्तिक चिन्ह उसी क्रांति मार्ग का प्रतीक है। तो यह तस्तरी जो है आपकी सब संदर्भ सभ्यता के स्थल से वहाँ पहुँची है, अथवा आपके कहिए कि सब संदर्भ सभ्यता
वासियों ने यहाँ के सुमेरियन सभ्यता की स्थापना की थी, इसको प्रमाणित करती है। अब कश्यप के संतान एवं मिस्र के राजवंशों के विषय में जान लें। मिस्र से प्राप्त विभिन्न मुकुटधारी राजवंशों का संबंध हिंदू पौराणिक मान्यताओं से। आप हम लोग पुराणों में पढ़ते हैं कश्यप की कई पत्नियां थी, गृधवंशीय, नागवंशीय, ग्रहवंशीय, द्रविड़वंशीय, शर्मावंशीय, कुतिया जिसको कहते हैं, वृषवंशीय, सिंहवंशीय, सूर्यवंशीय, हिरण्यकुर्य, अश्ववंशीय। मुकुटधारी राजा रानियों के पुरालेखों एवं उनके मुकुट शब्द चित्रों को नागलिंगा लिपि एवं आदि संस्कृत भाषा में पढ़ना संभव है। ये मुख्यतः पिरामिड पर उत्कीर्ण हायरोग्लिफिक पुरालेख हैं और यह आपके 3300 ईसा पूर्व अधिकतम की संभव है। हाँ, एशिया, यूरोप, अफ्रीका का नामकरण कैसे हुआ ये भी जान लें। आपको आद्य संस्कृत भाषा की विश्व स्तरीय भाषा थी आद्य, और आपके नागलिंगा लिपि का जो संशोधित रूप था एट्रुस्कन लिपि, उसकी भी प्रमाणिकता आपको प्राप्त हो जाएगी, जिसका प्रचलन आजकल रोमन लिपि के रूप में हो रहा है। संशोधित स्वरूप है आपके एट्रुस्कन लिपि का रोमन लिपि। देखिए, ईस्वी सन के आरंभ में रोम की सत्ता अगस्टस सीजर को प्राप्त हुई। उस युग से पहले तक रोमन लिपि एट्रुस्कन लिपि संबोधित होता था और यह बाएं से दाएं लिखी जाती थी, किंतु अगले 200 वर्षों तक इसे दाएं से बाएं लिखी पढ़ी जाने लगी और कॉन्स्टेंटाइन सम्राट के काल तक एवं एट्रुस्कन लिपि को रोमन लिपि संबोधित किया जाने लगा। वे एट्रुस्कन या सेमेटिक पुरालेखों को दाएं से बाएं पढ़ने की परंपरा आरंभ किए थे और आज संस्कृत भाषा नहीं बल्कि रोमन भाषा में पढ़ना आरंभ किए थे। फलतः कुछ आपके भ्रांतियाँ उत्पन्न हो गई। पूर्व में जो प्रचलित है आज संस्कृत भाषा का त्याग करके वो नवीन रोमन लिपि को रोमन भाषा घोषित कर दिया था, रोमन भाषा को लिपि का। इसी युग में सर्वप्रथम तीनों महाद्वीपों का नामकरण की यूरोप, एशिया, अफ्रीका संभावित हुई थी। दरअसल जब आप रोमन लिपि में लिखी इन नामों को उलट करके आज संस्कृत भाषा में पढ़िएगा आज भी, तो एशिया ईशोई देवता, ईशोइस उस समय के देवता, यूरोप वरुण देवता एवं अफ्रीका अग्रहानी अग्रहानी संस्कृत शब्द का भ्रंश प्रतीत होता है। हिंदू नवग्रह मंडल व्यवस्था को आप दृष्टि डालिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आपके पश्चिम दिशा का देवता वरुण देवता है, जिससे गाल भाषा फ्रांस की भाषा उसे वरु संबोधित करते थे। वस्तुतः आपके ईस्वी सन में इसे उलट कर पढ़ने की परंपरा वरु या यूरोप वरु की उलट की पड़ी है, यूरोप संबोधित आरंभ हो संबोधन आपको प्राप्त होगा। जबकि ईश्वरी भगवान शिव के वर्चस्व की भूमि थी, इसलिए उसको ईश्वरी कहा गया है, जिसे एशिया कहते हो आजकल। तथा अफ्रीका, वहाँ के लोग काले होते थे और रंगभेदी मानवों ने कि इस युग में आपके वो अग्रहणीय थे और इस कारण से अफ्रीका संबोधित होने लगा। उलट कर पढ़िएगा तो, अथवा या फिर नवग्रह मंडल व्यवस्था को वो ग्राह भूमि थी, है ना, भ्रष्ट जनों की भूमि, ग्राह भूमि, कामी लोगों की। तो उस युग में इस कारण से आपके एशिया, अफ्रीका और यूरोप का नामकरण हो सका था। अब हम लोग इस अध्ययन के उपरांत निष्कर्षता कर सकते हैं कि वर्तमान प्राचीन विश्व इतिहास की पाठ्यक्रम से आपके छल एवं अज्ञानता में वैदिक सभ्यता संस्कृति को लोप कर दिया गया। जिस युग में प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं की खोज हुई थी, भारत प्रथम था एवं यूरोप में राष्ट्रवादी भावना उफान पर थी। वे उनकी सत्ता संपूर्ण विश्व में थी, उनकी प्रतिष्ठा संपूर्ण विश्व में थी। फलतः विश्व गुरु भारत के गौरव से वर्तमान भारतीयों को परिचित होने से वंचित कर दिया गया है। दूसरा, आपके सत्संदर्भ सभ्यता की नागलिंगा विश्व की प्राचीनतम लिपि है और इसी लिपि से आपके सेमेटिक लिपि, चीनी लिपि उत्पन्न हुई। आज संस्कृत भाषा आपकी संपूर्ण विश्व स्तरीय भाषा थी, प्रथम विश्व भाषा थी। प्राचीन नदी घाटी सभ्यताएं वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति की विरासत थी, यह प्रमाणित हो जाता है। इन सभी मानव सभ्यताओं की ईसा पूर्व 1500 तक की भाषा आज संस्कृत प्रमाणित होती है। आज संस्कृत भाषा एवं
नागलिंगा शब्द सिंधव लिपि की माध्यम से चारों प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यताओं को पुरालेखों पढ़ना संभव है। आप आपके एट्रुस्कन सभ्यता की 600 ईसा पूर्व तक की पुरालेखों को और लिमोनस द्वीप से प्राप्त जो आपके समाधि स्थल हैं उन पर अंकित उत्कीर्ण पुरालेखों को पढ़ सकते हो। वर्तमान में लिखित प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं की विश्व वस्तुतः भ्रांत तथ्य प्रस्तुत करती है। खासकर राजा रानी के स्थान हो गए, वस्तुओं के नाम हो गए, इन सबों के नाम जो होते हैं ना तो भारत में आपको प्रचलन में प्राप्त होगा, ना तो विश्व में कहीं किसी भाषा में प्रचलित में थी या फिर है, ऐसा कुछ प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। सब सिंधु भस्सी क्षेत्र में आपको जो कंकाल प्राप्त हुए हैं वो प्रोटोस्टालाइट काकेशियन जाति के, भूमध्यसागरीय जाति, मंगोलियन जाति, अल्पाइन जाति एवं रवांडा मूल की हैं। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि सब सिंधु क्षेत्र विश्व की सभी सभ्यता स्थलों की कम भूमि रही होंगी, उनकी बस्तियां यहाँ पर रही होंगी। तो वो बस्तियां यहाँ पर क्यों स्थापित थी? या तो वो शिक्षा या संस्कार सीखने के लिए आती होंगी, या फिर कहिए कि वहाँ के लोगों से इनका किसी न किसी तरह का संबंध था। तो इस तरह से भारतवर्ष जो था, भारतवर्ष के नागरिकों के द्वारा संपूर्ण विश्व एक तरह के राजनीतिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से प्रेरित होती थी, निर्देशित होती थी। इसी कारण भारतवर्ष विश्वगुरु था। अब के अंत में हम कह सकते हैं कि विश्व एवं भारत की प्राचीनतम लिपि नागलिंगा लिपि थी। वह सुमेरियन सभ्यता वासियों की किलाक्षर लिपि जो 3500 ईसा पूर्व में आरंभ हुई थी, उससे भी प्राचीन लिपि है। और उसकी भाषा जो थी आदि संस्कृत भाषा थी। अब अंत में आपको यह वीडियो कैसा लगा, मैं चाहूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए नए वीडियो जो हम लोग बनाते रहते हैं प्रतिदिन सब सिंधु सभ्यता के विषय में, ब्रह्म सत्य के विषय में, आपको उसकी जानकारी प्राप्त हो जा सके और आप उसको घर बैठे जान सके, पढ़ सकें, अपनी संस्कृति से जुड़ सकें, सभ्यता को जान सकें। अच्छा, धन्यवाद, नमस्कार, पुनः भेंट होगी आपसे। धन्यवाद।